नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं द एवरेज इंडियन चैनल पर ये नई इलेक्शन सीरीज जिसका नाम है माहौल इलेक्शन का। इलेक्शंस का माहौल अब चरम पर पहुंच चुका है। बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो अब रिलीज कर दिया है। अब आप यानी कि वोटर्स दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट्स को वे करके इवैल्यूएट करके डिसाइड कर सकते हैं कि आप किसके आर्ग्यूमेंट से कन्विंस होंगे। आज हम इस वीडियो में दोनों मैनिफेस्टोज का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किन मुद्दों पर किन वर्गों के लिए किस पक्ष ने क्या वादे किए हैं और वो वादे कितने इफेक्टिव हैं। जहां कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का नाम दिया है, वहीं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को मोदी की गारंटी से बुलाया है। मतलब पूरी की पूरी ब्रांडिंग मोदी जी के अराउंड की गई है। पर्सनालिटी कल्ट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म के तरफ इलेक्शन को पुश करने का जो बीजेपी का प्रयास है, उसी के अराउंड ब्रांडिंग की गई है। अच्छी बात है हमारी डेमोक्रेसी के लिए कि मैनिफेस्टो पे इस बार इतना डिटेल डिस्कशन हो रहा है। मैनिफेस्टो दोनों पार्टीज के वादों को ऑन रिकॉर्ड लेके आता है और फ्यूचर में उनके एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी इन प्रोमिसेस पर तय करता है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए पॉजिटिव कदम है कि मैनिफेस्टोज पे इतनी डिटेल्ड चर्चा हो रही है। इससे पहले कि हम दोनों मैनिफेस्टोज को कंपेयर करें, हमको ये समझना पड़ेगा कि दोनों मैनिफेस्टोज के कैरेक्टर में एक अंतर है और उस अंतर का क्या कारण है। जो पार्टी पावर में है उसको अपनी ही अचीवमेंट्स को मैनिफेस्टो में हाईलाइट करना होता है, दिखाना होता है कि उनका कार्यकाल कितना सफल रहा, जनता के लिए उन्होंने कितनी रिवॉल्यूशनरी चीजें की। इसीलिए उनके मैनिफेस्टो में आप देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं उन्हीं का एक्सपेंशन होगा। नहीं तो फिर उनको इम्प्लिसिटली ये मानना पड़ेगा कि उनके प्रोग्राम्स बहुत अच्छे नहीं थे। सिमिलरली वो बहुत रेवोल्यूशनरी या आउटलैंडिश वादे भी नहीं कर सकते अपने मैनिफेस्टो में, क्योंकि फिर जनता ये सवाल पूछेगी कि अगर ये करना ही था तो अब पिछले 5 साल में क्यों नहीं किया। इसी की झलक आपको बीजेपी के मैनिफेस्टो में दिखती है। ये भी सच है कि बीजेपी के पावर में वापस आने के चांसेस हाई हैं, तो वो कुछ ऐसा वादा नहीं करना चाहते जो कि वो फुलफिल ना कर पाए। अच्छे दिन का ताना उन्होंने बहुत सुना, इसीलिए उन्होंने बहुत ही सफाई से और सावधानी से मैनिफेस्टो बनाया है। तो अपनी स्कीम्स की कंटिन्यूटी, आइडियोलॉजिकल पुश, डेवलपमेंट का एस्पिरेशन, नेशनलिज्म, वेलफेयरिज्म और मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को सबको बंडल करके इस मैनिफेस्टो की सेल्स पिच बनाई गई है। बीजेपी के साथ एक और प्रॉब्लम है कि अपने आइडियोलॉजी से बंधे जो वोटर हैं उनको राम मंदिर, 370, लगभग यूसीसी, सीए, ये सारे वादे वो पूरे कर चुकी है। तो इस वोट बैंक को आइडियोलॉजिकली चार्ज रखने के लिए उनके पास ज़्यादा मुद्दे अब बचे नहीं हैं। तो उन्होंने नेशनलिज्म और डेवलपमेंट के प्लैंक पर जमा कर इन वोटर्स को वापस एकत्रित करने की कोशिश की है। मिसिंग क्या है मैनिफेस्टो में? मिसिंग है कि इसमें एनआरसी की कोई बात नहीं की गई है जो 2019 के मैनिफेस्टो में की गई थी। उसके बाद इसमें किसानों की आय डबल करने का कोई जिक्र नहीं है जो कि 2019 के मैनिफेस्टो में था। सिवाय फ्री राशन के और किसान सम्मान निधि जो कि 6,000 प्रति साल है, उसके अलावा कोई भी डायरेक्ट ट्रांसफर की स्कीम इस मैनिफेस्टो में नहीं दी गई है। कांग्रेस की सिचुएशन डिफरेंट है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, अगर चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। तो कांग्रेस की सिचुएशन डिफरेंट है। वो पिछले 10 सालों से पावर से बाहर है और अगर 5 साल अगर वो और पावर से बाहर रही तो पार्टी की एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़े हो जाएंगे। सारे लीडर्स पार्टी को छोड़ के जाना शुरू हो चुके हैं और ये कंटिन्यूटी बहुत बढ़ जाएगी। तो कांग्रेस के लिए ज़रूरी है कि वो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ और आउटलैंडिश अनाउंसमेंट्स करे ताकि वो पहले न्यूज़ की हेडलाइंस ग्रैब्स कर सके और बाद में वोटर का अटेंशन। बीजेपी के फेलियर्स पे बैंक करके ही वो सत्ता में आ सकते हैं, तो उनके मैनिफेस्टो में वो झलक भी दिखती है। वोटर्स को डायरेक्ट कैश ऑफर करके उनके इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अपील किया जा रहा है उनके मैनिफेस्टो में। इसीलिए वो मैनिफेस्टो थोड़ा ज़्यादा ट्रांजैक्शनल इन नेचर है कि अगर तुम मुझे वोट दोगे तो हम तुरंत बिना सवाल के, बिना कंडीशन के तुम्हें इतने कैश देंगे। अभी सिटी बैंक की तरफ से एक बयान आया कि बीजेपी के मैनिफेस्टो से वो डिसअपॉइंटेड है क्योंकि इसमें ना लैंड रिफॉर्म्स का जिक्र है, ना लेबर रिफॉर्म्स का जिक्र है, ना एफडीआई रूल्स के रिलैक्सेशन का जिक्र है। तो कॉरपोरेट इंडिया या सिटी बैंक इससे डिसअपॉइंटेड है। बट बात समझने की ये है कि इस मैनिफेस्टो की ऑडियंस है वो एक वोटर है।
तो जो पॉलिटिकली अनपॉपुलर इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, वो मैनिफेस्टो में नहीं डाले जाएंगे। तो अगर बीजेपी का इरादा भी है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का, तो वो मैनिफेस्टो में नहीं आपको मिलेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें मैनिफेस्टो में मेंशन नहीं है वो कल को सरकार ना करे। कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं तो कांग्रेस का मैसेज ये है कि जनता के जो पेन पॉइंट्स हैं या जनता में किसी भी सेक्शन में जो डिस्ट्रेस है उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, उसको कैसे और उभार कर पेश किया जाए, ताकि जनता के गुस्से को बीजेपी की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाए और उनको पावर से वोट आउट करके अपने लिए जगह बनाई जाए। तो चलिए अब पॉइंट बाय पॉइंट कंपेयर करते हैं दोनों मैनिफेस्टोस को, देखते हैं किस सेक्शन के लिए क्या प्रॉमिसेस किए गए। तो जहां कांग्रेस के न्याय के 5 स्तंभ हैं, बीजेपी ने ज्ञान की तरह 4 वर्गों को टारगेट किया है। इन 5 और 4 में 4 तो कॉमन ही है, जो कि हैं किसान, नारी, युवा और गरीब वर्ग। तो ये 4 सेक्शंस कॉमन है दोनों मैनिफेस्टो में। तो देखते हैं सेक्शन बाय सेक्शन किसके लिए क्या प्रॉमिस किया गया है। विमेन या महिलाओं के लिए जहां कांग्रेस ने महालक्ष्मी स्कीम प्रॉमिस की है, जो कि सबसे एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली जो है उनके अकाउंट में सीधे 1 लाख रुपए ट्रांसफर करेगी, वहीं बीजेपी ने लखपति दीदी प्रोग्राम को 3 करोड़ और लोगों तक पहुंचाने का वादा किया है। लखपति दीदी प्रोग्राम में डायरेक्ट कैश तो नहीं दिया जाएगा, बट 1 लाख तक आपकी आय को पहुंचाने के लिए सारी सपोर्ट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। जहां कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में 50% रिजर्वेशन देने की बात की है विमेन को, बीजेपी ने ऐसा कोई कॉन्क्रीट वादा नहीं किया है। उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के एक्सपेंशन के माध्यम से विमेन की आय को मजबूत करने का वादा किया है। साथ ही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया का बहुत डिस्मली लो 26% है, उसको बढ़ाने के लिए विमेन के लिए क्रेचेज और हॉस्टल्स शहरों में एस्टैब्लिश करने की बात की है। किसानों के लिए जहां तक कांग्रेस ने एमएसपी के लिए लीगल गारंटी ऑफर की है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया कि किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे। यह बात मैनिफेस्टो में पहले मेंशन नहीं थी। बीजेपी इन दोनों वादों से कतराती है। बीजेपी ने कहा है कि वो एमएसपी को टाइम टू टाइम रिवाइज करेगी और साथ ही साथ क्रेडिट को बढ़ाएगी बट माफ नहीं करेगी। किसानों के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज बढ़ाएगी, किसानों के लिए इरिगेशन बढ़ाएगी और फसल बीमा योजना को ढंग से लागू करने का वादा किया गया है। फसल बीमा योजना बीजेपी के कार्यकाल में ढंग से लागू नहीं हो पाई थी। इसके साथ ही पीएम किसान निधि जो कि 6,000 प्रति साल है, उसके अमाउंट कोई बढ़ाया नहीं गया है, वो लोगों के खाते में आती रहेंगी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर बीजेपी सीरियस लगती है, जहां की ये कहा गया है कि भारत को पल्सेस और ऑयल सीड्स में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्राइसेस को इस तरह से इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि फार्मर्स इनको प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा उत्साहित होंगे, जिसकी ज़्यादा खपत है भारत में और हम इनको आयात करते हैं। युवाओं के लिए कांग्रेस के वादे ज़्यादा कॉन्क्रीट और लुभावने लगते हैं। सबसे पहले कि उनको 30 लाख नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट में देने का तुरंत वादा किया गया है। साथ ही रिजर्वेशन की सीलिंग को 50% से ऊपर बढ़ाकर बाकी कास्ट को रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई है। युवाओं के लिए सारे एजुकेशन लोन जो चल रहे हैं उनको माफ़ करने का वादा है और साथ ही साथ अग्निवीर स्कीम को ख़त्म करने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। ये सारे प्रॉमिसेस बहुत सॉलिड लगते हैं ऑन पेपर, बट इनके सरकारी खर्चे पर बोझ की बात जो है वो सोचनीय है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग वादा नहीं किया है। उनका कहना है कि एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है और ऐसे छोटे बैंडेड अप्रोचेस से ये सॉल्व नहीं होगी। उनका विचार जो है वो निवेश से नौकरी की ओर है, कि मतलब इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे तो अपने आप जॉब्स क्रिएट होंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ रहे हैं, ऑटोमोबाइल में बढ़ रहे हैं, तो नौकरियां पैदा होंगी। पर सवाल ये उठता है कि पिछले 10 साल में तो ऐसा हुआ नहीं, बहुत नौकरियां नहीं पैदा हुई देश में। जो इन्वेस्टमेंट था भी जीडीपी का वो 26 to 30% के रेंज में ही घूमा। बट इस बार उम्मीद है सरकार को, क्योंकि इकोनॉमी प्राइम्ड अप है, बैंक्स रेडी है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स बेटर है, तो वो बैंक कर रहे हैं इस बात पर कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और नौकरियां उनसे पैदा होंगी। साथ ही साथ मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ा करके 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। अब 20 लाख तक की लिमिट तक युवा स्वरोजगार के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं। बट इसमें भी क्रिटिसिज्म ये है कि मुद्रा योजना अभी तक जो लागू हुई है उसमें एवरेज लोन टिकट साइज 27,000 रुपये मात्र है। तो आप ही सोचिए 27,000 रुपये में क्या एक युवा स्वरोजगार करेगा और क्या दूसरों को रोजगार देगा। तो मुद्रा योजना को अगर सच में सफल बनाना है तो बैंक्स को ट्रस्ट करना पड़ेगा,
बैंक्स को और इन्वेस्ट करना पड़ेगा युवाओं में। स्टार्टअप इकोसिस्टम को और प्राइम करने की बात की गई है बीजेपी के मैनिफेस्टो में, जिससे और जॉब्स जनरेट होंगे। इंडिया को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर, जो बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में इस्टेब्लिश कर रही हैं, उसको बढ़ाने का वादा किया गया है। इससे जो हाई पेइंग 1 लाख प्लस जॉब्स है इंडिया में, वो बढ़ेंगी, और ये हो भी रहा है। ये 40-50% ऑफ ग्लोबल जीसीसीज इंडिया में है और इसके बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही में इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब, ईवी हब, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सबका हब बनाने की बात इस मैनिफेस्टो में की गई है। लेकिन जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी के कार्यकाल में, ये श्रिंक होकर 16% से 13% पर आ गया है, और मेक इन इंडिया का फेलियर भी पब्लिक है। तो इन बातों पर भरोसा करना पब्लिक के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के पे बीजेपी के सॉल्यूशंस जो हैं, उनका कहना है कि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो ये धीरे धीरे ही सॉल्व होगी। बट ये सॉल्यूशंस तो एक ऐसे में लिखे गए स्टूडेंट के आंसर्स के पॉइंट्स की तरह है। मतलब कि गिनने को पॉइंट्स तो बहुत हैं, बट उनकी इफेक्टिवनेस पर सवाल है। इंडिया में ग्रेजुएट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज भी 36% है। तो यहाँ के युवाओं को कॉन्क्रीट और जल्द सॉल्यूशंस चाहिए। श्रमिकों के लिए जहाँ कांग्रेस ने अर्बन मनरेगा की बात की है, शहरों में मनरेगा जैसा एक प्रोग्राम, और मिनिमम वेजेस को रिवाइज कर 400 प्रतिदिन करने का वादा किया है, बीजेपी ऐसा कोई भी कॉन्क्रीट वादा करने से बचती है। उन्होंने कहा है कि मिनिमम वेजेस के फ्लोर रेट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाएगा, और जो पुरानी स्कीम्स हैं जैसे कि ई श्रम पोर्टल, अटल पेंशन योजना, इन्हीं को आगे बढ़ाने की बात की गई है। बैकवर्ड कास्ट और सेक्शंस के लिए मैनिफेस्टो कहता है कि सबसे पहले तो कास्ट सेंसस कराया जाएगा, उस सेंसस के बेस्ड पर रिजर्वेशंस की कैप को बढ़ाया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस इस पथ के लिए कमिटेड है। सीनियर सिटीजन्स के लिए कांग्रेस का कहना है कि उनकी पेंशन को बढ़ा के वो 200 रुपये प्रति माह से 1000 रुपये प्रति माह की ओर ले जाएगी। वहीं बीजेपी का सबसे बिग बैंग अनाउंसमेंट इसमें यह है कि वो आयुष्मान भारत की भी स्कीम में सभी लोग जिनकी आयु 70 वर्ष से ऊपर है उनको इंक्लूड करेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस। तो बुजुर्गों के लिए एक अच्छी अनाउंसमेंट है, क्योंकि हेल्थ केयर कॉस्ट या इलाज का खर्चा किसी भी वर्ग के लिए इस उम्र में एक बड़ी चिंता का विषय है। साथ ही बीजेपी ने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल वेलफेयर कमेटी बनाने की बात की है, जहां पे SC, ST और OBC इनसे रिलेटेड जितनी स्कीम्स चल रही सरकार की, उनके लाभार्थियों को मदद करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी और जनता से नज़दीक उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यह भी मेंशन किया है कि हमारे कैबिनेट में, जो कि हाईएस्ट इकोलॉन ऑफ पावर है, उसी में 60% रिप्रेजेंटेशन SC, ST और OBC ग्रुप्स का है। तो हम जो बात मानते ही नहीं बट इम्प्लीमेंट करते हैं हाईएस्ट लेवल पे, वो हम देश में हर लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की इच्छा रखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे दोनों पार्टियों के वादे एक समान ही हैं, बट बीजेपी को एडवांटेज यहाँ पर यह है कि इनके पास एक क्रेडिबल रिकॉर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटाइज करके इन्वेस्ट करने का। साथ ही इकोनॉमी को इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से हैंडल किया है, ताकि कुछ पैसे सरकार के पास बच सके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे क्रिटिसिज्म ये है कि आप इतनी अगर सोशलिस्ट वेलफेयर स्कीम्स चलाओगे तो गवर्नमेंट के पास फिजिकल स्पेस ही नहीं बचेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटाइज करने के लिए। साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज होगी। अब सोचिए कि एक बुलेट ट्रेन को चलाने का खर्चा 1,10,000 करोड़ आता है, जबकि किसान निधि में सब किसानों के अकाउंट में 6,000 प्रति साल जमा करने का खर्चा केवल 60,000 करोड़ रुपए आता है। तो अगर एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए तो किसानों के अकाउंट में 6,000 की जगह 15,000 रुपए डाले जा सकते हैं। बट ये प्रायोरिटीज सरकार तय करती है। सरकार की सोच का पता इससे चलता है कि उनके विजन में ज्यादा इफेक्टिव या ज्यादा जरूरी कदम कौन सा है। इससे सरकार की अप्रोच का पता चलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, हमें सपोर्ट करें ताकि ये वीडियो और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इकोनॉमी पे कांग्रेस का जहां वादा है कि वो देश की GDP को 10 साल में डबल कर देगी कंजम्पशन ड्रिवन मॉडल से, जहां लोगों के हाथ में डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा और वो खर्च करेंगे, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। वहीं बीजेपी का वादा है कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वो बनाएगी, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटाइज कर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ।
साथ ही में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर को ऑनर किया जाएगा। वैसे भी टैक्स पेयर को इस देश में कोई इज्जत खास तो है नहीं, तो ये प्रोविजन इंटरेस्टिंग है। कल्चरली जहां बीजेपी यूसीसी को इंप्लीमेंट करने की बात करती है, वहीं कांग्रेस भी सॉफ्टली इसको अपने मैनिफेस्टो में एडमिट करती है कि रिफॉर्मिंग पर्सनल लॉज के नाम से। वहीं बीजेपी श्री राम की लेगेसी को डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू वर्ल्ड ओवर प्रमोट करने की बात करती है। अभी तक इस लिस्ट में केवल महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध हैं, तो श्री राम को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा और डिप्लोमेटिकली प्रमोट किया जाएगा। साथ ही में बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रति अपना कमिटमेंट इस मैनिफेस्टो में दिखा रही है, जबकि कांग्रेस इसका विरोध करती है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में विकसित भारत का स्वप्न दिखाया जा रहा है, जहां बुलेट ट्रेन्स और मैन्युफैक्चरिंग हब्स की बात की जा रही है। बट कांग्रेस का इल्जाम इस पर यह है कि आप हमेशा गोल पोस्ट को शिफ्ट कर देते हो। 2014 में आप 2022 के विजन की बात करते थे, जब 22 आया तो ज़्यादा कुछ खास हासिल नहीं हुआ। सिमिलरली आज आप 2047 की बात कर रहे हैं, जबकि जनता को अगले 5 साल के प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन चाहिए। बात भी सही है, आप अगले 5 साल की बातें कीजिए कि आपको अगर वोट दिया जाएगा तो आप क्या करोगे। लॉन्ग टर्म सोचना सही है, पर 2029 में जनता रीवैल्यूएट करेगी आपकी परफॉर्मेंस को, तो आप अगले 5 साल की बात करें तो बेहतर है। जहां बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो 10 साल में उनके कई सक्सेसेस हैं, जैसे कि आवास योजना, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेस, स्वच्छ भारत के टॉयलेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी, आर्टिकल 370 का इम्प्लीमेंटेशन, राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन, CAA, उज्ज्वला स्कीम, नक्सलिज्म पे कंट्रोल, कोविड में इकोनॉमी की हैंडलिंग और विमेन रिजर्वेशन बिल। बट अगर फेलियर्स की लिस्ट देखें तो वो भी काफ़ी लंबी है। जॉब्स की युवाओं में अनसॉल्व्ड समस्या, किसानों की स्टक इनकम, फार्म इंश्योरेंस की फेल्ड स्कीम, स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे में पैसे तो बहाए गए, बट 10 साल में कोई विजिबल फर्क दोनों जगह नहीं आया। मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आज भी कंट्रोल में नहीं है। डीमोनेटाइजेशन भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में सफल नहीं रहा। और एजुकेशन, हेल्थ और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिन सेक्टर्स में 10 साल में फ़र्क दिखना चाहिए था, वहाँ भी कोई खास फ़र्क नहीं दिख रहा। वहीं कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में किए गए अपने एक्सपेंसिव वादों को ठीक से इंप्लीमेंट करने में स्ट्रगल कर रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो इन्होंने प्रॉमिस की थी, वो सरकार के बजट पर एक काफ़ी बोझ डाल रही है। अब आते हैं रिएक्शंस पर। दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के मैनिफेस्टो को देखकर रिएक्ट कैसे किया। बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखकर ऐसे रिएक्ट किया कि इस पे मुस्लिम लीग की छाप है। ये कमेंट बिल्कुल बेबुनियाद है, मैंने उस मैनिफेस्टो को जाके पढ़ा है। इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो कि अपीजमेंट की ओर हिंट करे। तो बीजेपी एक पुराना कार्ड खेल रही है, हिंदू खतरे में है और सब लोग यूनाइट हो जाओ, जिसकी पॉलिटिकल करेंसी दिन ब दिन कम होती जा रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के मैनिफेस्टो को माफीनामा या जुमला पत्र कहा है। इसमें एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों का जिक्र ना के बराबर है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। किसान, युवा और चाइना के अतिक्रमण, इन सब ज्वलंत मुद्दों पे मैनिफेस्टो शांत है। यहाँ पे बीजेपी को कांग्रेस कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है कि वो कोई एक्सपेंसिव रिवॉल्यूशनरी अनाउंसमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। एक डेमोक्रेसी में एक पॉलिटिकल पार्टी का हक है वो स्ट्रैटेजिकली अपने ओपोनेंट को कॉर्नर करे, और यहाँ कांग्रेस सक्सेसफुली ये करने में सफल हो रही है। अब दोनों मैनिफेस्टोज में क्या मिसिंग बातें हैं? सबसे पहले की पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस अभी भी नेताओं के चंगुल में है और इंडिपेंडेंट नहीं है। पुलिस रिफॉर्म्स की रिकमेंडेशन की कमेटी की फाइल 15 सालों से धूल खा रही है, बट कोई भी पार्टी का नेता ये नहीं चाहता कि पुलिस इंडिपेंडेंट हो जाए। इस कारण से हमारी पुलिस इनफेक्टिव है लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करने में, इन्वेस्टिगेशन में, सब में। इसका जिक्र दोनों में से कोई मैनिफेस्टो ने नहीं किया है। एजुकेशन और हेल्थ केयर, जो हमारी बेसिक समस्याएं हैं पॉपुलेशन की, जिस पर हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, इकोनॉमी, फ्यूचर सब बेस्ड है, इन पर किसी ने भी कोई गहरी बात नहीं की है। लिप सर्विस कर दी गई है कि, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये था कि आप बढ़ चढ़ कर इन दोनों में खर्च बढ़ाओगे, इफेक्टिवनेस बढ़ाओगे, तभी तो इंडियन पॉपुलेशन और इकोनॉमी दोनों की प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। बट इन दोनों का कोई खास जिक्र दोनों मैनिफेस्टो में नहीं मिलता। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन पर भी बहुत बातें पॉलिटिकल सर्कल्स में हुई, न्यूज़ साइकिल में बहुत चला, बट इनको भी इंडिपेंडेंट करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है मैनिफेस्टोज में। मैच्योर डेमोक्रेसीज में, यूएस में, यूरोप में ये एजेंसीज इंडिपेंडेंट है। आज डोनाल्ड ट्रंप पर केस चलाया जा रहा है, जाया इसीलिए सकता है क्योंकि वहाँ एजेंसीज इंडिपेंडेंट है। इंडियन डेमोक्रेसी अभी इतनी मैच्योर नहीं है।
पॉलिटिशियंस अभी भी इनसिक्योर है, तो वो इसका कंट्रोल लूज नहीं करना चाहते। बट अच्छा होता कि ये बातें भी मैनिफेस्टो में मेंशन्ड होती। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भारत के आज के प्रॉब्लम्स के पुराने प्री 1991 एरा के सॉल्यूशंस दिए गए हैं। रिजर्वेशन ले लो, सरकारी नौकरियां ले लो, कास्ट सेंसस ले लो, कास्ट बेस्ड स्कीम्स ले लो, वेलफेयर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ले लो, ये उनकी ऑफरिंग्स हैं। इकोनॉमी पे भी उनका कंजम्पशन ड्रिवन मॉडल है, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन नहीं। तो मेरे ओपिनियन में ये आज के ज़माने में ओल्ड ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, ओल्ड ग्रामर ऑफ इकोनॉमी है। बीजेपी का फोकस वाजपेयी के एरा से ही इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और कॉरपोरेट पे रहा है। उनका आर्ग्यूमेंट यही है कि इनेबल करो इंफ्रास्ट्रक्चर देके, और कॉरपोरेट इन्वेस्ट करेगा, उससे टैक्स रेवेन्यूज ऊपर जाएंगे और उससे हम वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू पॉपुलेशन को भी गरीबी से ऊपर पुल कर लेंगे। तो उनके अभी के मैनिफेस्टो में भी वो कंटिन्यूटी दिखती है कि उनका फोकस इन सेक्टर्स पे है और कॉरपोरेट्स को फेवर्स एक्सपेक्टेड है इनके साइड से, ताकि इकोनॉमी को पुश मिल सके। अब देखना यह है कि जनता किसका नैरेटिव स्वीकार करती है, किसके वादों को ज़्यादा एक्सेप्ट करती है। आपको याद होगा कि 2019 में भी न्याय स्कीम के तहत यूनिवर्सल बेसिक इनकम में कांग्रेस ने 72,000 रुपये प्रति साल ऑफर किया था, मगर जनता ने किसान निधि के 6,000 प्रति साल स्वीकारना एक्सेप्ट किया। तो क्रेडिबिलिटी, प्रॉमिस, कॉम्बिनेशन, आइडियोलॉजी, सबका खेल होता है इलेक्शन। तो इस बार देखना होगा कि किसके नैरेटिव को जनता बाय करती है। कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी एक्सपेंसिव प्रॉमिसेस किए थे, बट वहाँ उनको हार का सामना करना पड़ा। तो केवल पॉपुलिस्ट स्कीम्स से ही सत्ता परिवर्तन हो जाए ऐसा भी संभव नहीं है। वहीं बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड भी मिक्स्ड रहा है पिछले 10 सालों में। उन्होंने कई सेक्टर्स में अच्छे काम किए हैं, अपने आइडियोलॉजिकल प्रॉमिसेस पूरे किए हैं, किंतु कई सेक्टर्स में वो विफल रहे हैं और अपनी विफलता को स्वीकार नहीं किया है जनता के सामने। तो अब देखना ये होगा कि जनता उनको अपने सफलताओं के लिए रिवार्ड करती है या विफलताओं के लिए पनिश करेंगी। अब ये डिसीजन स्क्रीन के पार वोटर के हाथ में है, आपके हाथ में है। आप भी नीचे हमें कमेंट करके बताइए कि आपको दोनों मैनिफेस्टो में किसकी कौन सी बातें पसंद आई या नहीं पसंद आई, या मैनिफेस्टो में आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जो मिसिंग था, या आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर हूँगा मैं एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।